बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का ये लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ख़ास है और आज की वीडियो ख़ास तौर पर एफएससी स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर चैप्टर 1 बायो का कंप्लीट रिवाइज करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। ओके, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी आउटलाइन है जिनको हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। बियोलॉजी की तारीफ, व्हाट इज बियोलॉजी, मेजर ब्रांचेस ऑफ बियोलॉजी कौन कौन सी हैं वो हम बात इसमें स्टडी करेंगे। इसके अलावा लेवल ऑफ बियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस, लिविंग वर्ल्ड इन टाइम, बियोलॉजिकल मेथड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बियोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड एंड प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। सो ये तमाम टॉपिक्स को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहले हम देख लेते हैं कि बियोलॉजी की तारीफ के बियोलॉजी कहते किसको हैं। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो जाहिर बात है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो भी लाइफ है, जो भी लिविंग है ऑर्गेनिजम्स, उनके बारे में स्टडी को हम क्या बोलते हैं, हम बियोलॉजी बोलते हैं। और स्टडी ऑफ लाइफ, लाइफ की स्टडी को भी हम बियोलॉजी का नाम देते हैं। अभी क्वेश्चन है कि लाइफ क्या है। सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद द नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जाहिर बात है, वो कैरेक्टरिस्टिक जो एक लिविंग को नॉन लिविंग से डिस्टिंग्विश कराती है वो क्या कहलाती है, लाइफ कहलाती है। Character that enables organism to grow, respond to stimuli, metabolize and reproduce. So ऐसे organisms जो कि अपने एबल होते हैं किस चीज के, ग्रो करने के, रिस्पॉन्ड करने के, स्टिमुलाई करने के और मेटाबोलाइज या रिप्रोड्यूस करने के, तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं लाइफ, वो लाइफ की कैटेगरी में आ जाती हैं। तो यहाँ पे क्लियर हो गया है कि बियोलॉजी क्या है और लाइफ क्या है। नेक्स्ट सब मेजर ब्रांचेस आ जाती हैं बियोलॉजी की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अक्सर ये ब्रांचेस में से क्वेश्चनिंग भी पूछ लेते होते हैं कि मेजर ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम मोलेकुलर बियोलॉजी की बात कर लेते हैं। मोलेकुलर बियोलॉजी एक्चुअली ब्रांच है बायो की जो कि डील करती है विद द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, देयर सेल्स एंड ऑर्गेनेल्स एट मोलेकुलर लेवल। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ये ब्रांच है हमें किस चीज की हमें बताती है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को बताती है, उनके सेल्स को बताती है, ऑर्गेनेल्स की, और ऑर्गेनेल्स को मोलेकुलर लेवल पर जो डिस्क्राइब करती है वो क्या कहलाती है, मोलेकुलर बियोलॉजी। माइक्रोबियोलॉजी डील करती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया जिसमें आ जाते हैं वायरस, आ जाते हैं मैनी प्रोटोजोन्स, आ जाते हैं फंजाई, एल्गी एक्सेट्रा। फ्रेश वाटर बियोलॉजी क्या होती है, फ्रेश वाटर बियोलॉजी किस चीज को डील करती है, फ्रेश वाटर बियोलॉजी डील करती है ऑर्गेनिज्म को, जाहिर बात है आपको वर्ड ही बता रहा है, जो कि फ्रेश वाटर बॉडीज जो होते हैं, जैसे कि रिवर्स में कुछ रह जाते हैं, लेक्स में होते हैं कुछ, देयर फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स को भी हम इसके साथ साथ स्टडी करते हैं। तो ये बियोलॉजी फ्रेश वाटर आपको क्या बता रही है कि फ्रेश वाटर बॉडीज के अंदर लाइफ की स्टडी को। ओके, नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल बियोलॉजी। इन्वायरमेंटल बियोलॉजी जो है वो स्टडी करते हैं ऑर्गेनिजम्स की किस चीज में, इन रिलेशन टू इन्वायरमेंट, आपको नाम ही बता रहा है। तो इन्वायरमेंटल बियोलॉजी क्या होगी, इन्वायरमेंटल बियोलॉजी स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन रिलेशन टू द इन्वायरमेंट। ठीक है, ये इंटरेक्शन इंक्लूड करती है बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, इस बात का ख्याल रखना है। लेकिन ये ज्यादातर इन्वायरमेंटल बियोलॉजी रिलेट कर रही होती है ह्यूमन एक्टिविटीज से। मरीन बियोलॉजी क्या होती है, मरीन बियोलॉजी एक्चुअली हमें वर्ड ही बता रहा है, जो डील करती है विद द स्टडी ऑफ मरीन वाटर बॉडीज। अब मरीन वाटर बॉडीज कौन सी होती हैं, वो जो कि या तो सीज में होती हैं या तो ओशंस में होती हैं, तो ऐसी बियोलॉजी को हम मरीन बियोलॉजी कहते हैं। पैरासाइटोलॉजी डील करती है स्टडी ऑफ पैरासाइट, स्ट्रक्चर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, लाइफ हिस्ट्रीज, होस्ट वगैरह के साथ। तो ये चीज क्या है इसकी, ये इसमें आ जाती है। नेक्स्ट ह्यूमन बियोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे। ह्यूमन बियोलॉजी क्या है, ह्यूमन बियोलॉजी एक्चुअली वो ब्रांच है जो हमें डील करती है विद द स्टडी ऑफ मैन। ओके, इंक्लूड करती है उसके स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शंस के बारे में, एवोल्यूशन, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, एनाटॉमी। तो इस तरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं
उसको जो डील करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये ह्यूमन बायोलॉजी है। आपको वर्ड ही बता रहा है, ह्यूमन बायोलॉजी डील करती है तमाम एक्टिविटीज जो रिलेट कर रही होती हैं ह्यूमन से। नेक्स्ट है सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी क्या है, जो कि डील करती है विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर। अब सोशल बिहेवियर कौन सा होगा, सोशल बिहेवियर एक्चुअली जो लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हैं और उनकी जो इंटरेक्शंस हैं किसके साथ, विद द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो वो सोशल बिहेवियर में आ जाता है। तो जब सोशल बिहेवियर की स्टडी होगी तो उसको सोशल बायोलॉजी कहेंगे। बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है एक्चुअली, सो बायोटेक्नोलॉजी क्या होगी, बायोटेक्नोलॉजी वो ब्रांच है बायो की जो डील करती है विद द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, देयर सिस्टम्स, प्रोसेसेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बायोटेक्नोलॉजी का नाम देते हैं। सो यहाँ पे कुछ मेजर ब्रांचेस के बारे में हमने पढ़ा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांचेस। इसके अलावा और भी ब्रांचेस हैं बायो की, जैसे कि जेनेटिक्स हो गई जिसमें हम जीन्स के बारे में स्टडी करते हैं, इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी करते हैं। इसके अलावा इकोलॉजी होती है जिसमें हम इकोसिस्टम के बारे में, इकोलॉजी जो है वो इकोसिस्टम से रिलेट कर रही होती है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ओके, तो इस तरह की अभी होती है। एम्ब्रियोलॉजी ले लें, एम्ब्रियोलॉजी में हम एम्ब्रियो से लेकर फॉर्मेशन ऑफ डेल्ट तक, तो हम जो भी इसकी क्या हो रही होती है, चेंजिंग्स हो रही होती हैं, तो बर्थ तक उसकी सारे प्रोसेस को हम एम्ब्रियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। पैलियोंटोलॉजी एक ब्रांच होती है जिसके अंदर हम किसको स्टडी करते हैं, जिसके अंदर हम फॉसिल्स की स्टडी कर लेते होते हैं। इसके अलावा हिस्टोलॉजी होती है जिसके अंदर हम टिश्यूज को स्टडी करते हैं। ठीक है, ज़ूजियोग्राफी होती है जिसके अंदर हम पता है आपको कि जू एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन को हम अर्थ के ऊपर हम स्टडी करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ज़ूजियोग्राफी कहते हैं। तो ये बहुत सारी ब्रांचेस हम इसमें बारे में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमें पता है कि सब पहले छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो एटम होते हैं, मॉलिक्यूल बनते हैं, फिर उससे क्या बनता है, सेल बनता है। सेल से फिर आगे जब बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बना देते हैं, टिश्यूज बना देते हैं। सेल, एक सेल जो है वो अकेला टिश्यूज नहीं बना सकता। सेल्स जब मिलते हैं, बहुत सारे सेल्स, जब स्मॉल सेल्स मिलते हैं तो वो टिश्यूज बनाएंगे, और बहुत सारे टिश्यूज जब अरेंज होके एक शीट बना देंगे तो वो उसको ऑर्गन बोलेंगे। ऑर्गन फिर आगे जाके बहुत सारे ऑर्गन्स जो है वो एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिजम्स में चला जाता है। अच्छा, हम अगर इनको डिस्कस करें थोड़ा सा इन डिटेल, तो हमें पहले पता है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स आते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स सारी बात है जो एटम बनाएंगे। एटम मिल के क्या बना देंगे, माइक्रो मैक्रोमोलिक्यूल्स, उसके बाद ऑर्गेनेल्स बनेंगी, फिर उसे सेल्स बनते हैं। अब सेल्स जो है वो यूनिट है, हमें पता है लाइफ का। जब वो उसके बाद टिश्यूज बनाएंगे सिमिलर सेल्स मिलके जो कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अब वो टिश्यूज क्या बना देंगे, ऑर्गन बना देंगे। और ऑर्गन जो है वो टिश्यूज की टाइप से मिलके बनता है जो फंक्शनल यूनिट होता है। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि ब्रेन एक ऑर्गन है। अब ऑर्गन मिलके भी क्या बनाते हैं, ऑर्गन एक सिस्टम बना देते हैं। अब वो ऑर्गन सिस्टम कैसे, अब दो या दो से ज्यादा ऑर्गन्स मिलेंगे तो वो ऑर्गन सिस्टम बना देंगे। ऑर्गन सिस्टम की एग्जांपल हम ये लेते हैं जैसे कि नर्वस सिस्टम है, तो ये एक ऑर्गन सिस्टम ही है। अब उसके बाद ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बना देते हैं, एक पूरा ऑर्गेनिजम्स बना देते हैं। अब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं। ठीक है, अब जाहिर बात है कि जैसे कि हम कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म, किसी भी मैमल को ले लें, बर्ड को ले लें, किसी भी ऑर्गेनिज्म पूरे को ले लें तो वो एक ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद ऑर्गेनिज्म से बढ़ के फिर क्या होगा, फिर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एक जगह पे जो रह रहे हैं उसको हम पॉपुलेशन बोलेंगे। पॉपुलेशन से भी ऊपर है, अब पॉपुलेशन कॉम्प्लिकेटेड में आ जाता है। लार्ज पॉपुलेशंस मिलके क्या बना देती हैं, कम्युनिटी बना देती हैं। और कम्युनिटी जो है वो डिफरेंट स्पीशीज की होती है जो कि एक जगह पे रह के इकोसिस्टम बना देती हैं। और इकोसिस्टम जो है वो क्या करता है, जो पूरा यूनिट है एक इकोसिस्टम का, जो एक ही लार्ज यूनिट है उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। ये थोड़ा सा पॉइंट था। अच्छा, नेक्स्ट हम अगर चलें तो लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस किसे कहते हैं, हमें पता है इसमें बायोम आता है। बायोम को हम डिफाइन करें तो बायोम इज अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी दैट इज प्राइमरी डिटरमाइंड बाय इट्स क्लाइमेट। तो जाहिर बात है जो कि प्राइमरी डिटरमाइन की जाती है किससे, उसकी क्लाइमेट से। क्लाइमेट उसको डिफाइन करती है, तो ये उसको क्या कहते हैं, इसकी बायोम कहते हैं।
तो हमें पता है कि बहुत सारे बायोम्स होते हैं और इसकी क्लाइमेट की बेस पर ही इन बायोम्स को हम नोमिनेट करते हैं, नाम दिया जाता है। ये हमें बात का पता होना चाहिए। ओके, ज़्यादा जो क्लाइमेट इसकी जो डिस्क्रिप्शन है इनकी बायोम्स की, वो आपको हम इसी चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर जब हम इकोलॉजी को पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम इसको ब्रीफली पढ़ेंगे। अच्छा, लिविंग वर्ल्ड इन टाइम की अगर हम बात करें तो लिविंग वर्ल्ड इन टाइम में जियोलॉजिकल टाइम स्केल बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग भी लगता है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है। इंटरेस्टिंग वे में हम पढ़ेंगे इसको, क्या इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो वक्त के साथ साथ डिवेलप हुई। जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ओके, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके अंदर इयोन्स होते हैं। सबसे पहले जैसे कि हम अपने कैलेंडर को डिवाइड करते हैं, जैसे पहले साल होता है, साल के बाद महीने होते हैं, महीनों के एक साल में 12 महीने हो गए, महीनों के अंदर फिर क्या हो गया, वीक्स होते हैं, एक महीने के अंदर जैसे 4 वीक्स, और वीक्स के अंदर फिर दिन होते हैं। इसी तरह से जियोलॉजिकल टाइम स्केल को हमने डिवाइड किया है। सबसे पहले इयोन होता है और वो 2 इयोन है। हम वैसे तो 4 थे लेकिन 2 को हम बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, पढ़ते हैं क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा वो हुई थी। एक तो फिनेरोजोइक और एक प्रोटीरोजोइक। प्रोटीरोजोइक के फिर नेक्स्ट आर्चियन और हेडेन, ये तो इसके अंदर तो कोई हुई नहीं है ना, बिल्कुल भी इवॉल्वमेंट हुई नहीं है, तो इसलिए हम फिनेरोजोइक और प्रोटीरोजोइक को ज़्यादा पढ़ते हैं। तो फिनेरोजोइक में ज़्यादा हुई थी। अब फिनेरोजोइक के बाद एराज आ जाते हैं। एराज 3 है, इयोन 2 है, एराज 3 है। एराज में पैलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक। अब पैलियोजोइक को हम देखें तो पैलियोजोइक के फर्दर फिर पीरियड्स है, ठीक है। अब पीरियड्स क्या है, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन एंड पर्मियन। ये किसके हैं, ये पैलियोजोइक के हैं। मीजोजोइक के ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रीटेशियस, और सीनोजोइक के फिर आगे ये 3 पीरियड हैं, टर्शियरी और क्वार्टरनरी के नाम से, जिसको हम 2 पीरियड मोस्टली मानते हैं, टर्शियरी और क्वार्टरनरी भी आप कह सकते हैं। उनके फिर आगे फर्दर इपोक्स भी हैं, ठीक है। अब क्वार्टनरी जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, वो भी चल रहा है, जिसके अंदर हम मॉडर्न मैन जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। और ये आपको पता होना चाहिए इनके अंदर कि कौन सी स्पीशीज़ किसके अंदर इवॉल्व हुई। जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स का भी इवॉल्व हुए थे, जैसे कि फिश पहले का भी इवॉल्व हुई, पहले एम्फीबियन का भी इवॉल्व हुआ, पहला बर्ड, मैमल्स, ये सारे। और एज ऑफ फिशेस कौन सी है, एज ऑफ, जैसे हम डिवोनियन को एज ऑफ फिश बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एज ऑफ इंसेक्ट्स कौन सी है, इनवर्टिब्रेट्स की एज कौन सी है। तो इस तरह की हमें चीज़ों को पता होना चाहिए। और साथ साथ आपको ये टाइम जो लिखा हुआ है ये भी आपको साथ साथ इसका पता होना चाहिए कि कौन से टाइम, कौन सा पीरियड या कौन सा इको कितने टाइम तक रहा था। तो इसको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम फाइलेटिक लीनिएज की डेफिनेशन कर लेते हैं कि एन अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज अरेंज्ड इन एंसेस्टर टू डिसेंडेंट with later species evolved from one that immediately preceded it। ये आपके पास में भी ऐसी डेफिनेशन लिखी हुई है। तो इसका मतलब क्या है फाइलेटिक लीनिएज। अब ये लीनिएज खुद ही आपको बता रहा है, ये डायग्राम में आ जाए आप तो ये देखें, एक छोटा सा बेस पे हम देखें तो प्रोटिस्ट लिखा हुआ है। प्रोटिस्ट से आगे आपको ये ब्रांचेस नजर आ रही हैं, ये फाइलेटिक लीनिएज का सिलसिला शुरू हो रहा है। मतलब क्या हुआ कि जो बहुत पीक पे आपको ये मैन नजर आ रहा है, इसकी अगर आप इसके बेस पे जाएंगे तो आपको क्या नजर आएगा, वही एक प्रोटिस्ट नजर आएगा। लैंड प्लांट्स की अगर आप बेस पे जाएंगे तो वही एक ही प्रोटिस्ट है, और अगर प्रोटोजोन, ये सारे बेस इनकी एक ही है। तो वो वही कहता है कि ये एक ऐसा अनब्रोकन सीरीज है। देखिए कोई भी सीरीज ब्रोक नहीं हुई, कोई भी जिसके अंदर गैप नहीं आया हुआ, ये एक सीरीज चलती जा रही है और इवॉल्वमेंट होती जा रही है, मॉडिफिकेशंस होती जा रही हैं। तो वही कहता है कि फाइलेटिक लीनिएज एक ये ऐसा सिस्टम है जिसमें मॉडर्न मैन इवॉल्व हो रहा है, डिफरेंट चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं और उनका बेस जो है वो एक ही स्पीशी है, ठीक है। अनब्रोकन सीरीज अरेंज्ड इन एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स किसे बोल रहे हैं, वो एक बेस को। टू डिसेंडेंट किसे बोल रहे हैं, ये सारे जो उससे इवॉल्व हो रहे हैं वो डिसेंडेंट्स हैं। फिर ईच लेटर स्पीशी, जो कि ईच लेटर स्पीशी वो इवॉल्व हुई है उससे जो कि इमीडिएटली इससे प्रेजेंट थी, तो इस चीज़ को फाइलेटिक लीनिएज का नाम देते हैं। बायोलॉजिकल मेथड नेक्स्ट बात करते हैं, जिसमें हमारे पास कुछ स्टेप्स आ जाते हैं। ऑब्जर्वेशन को ले लें, हाइपोथेसिस को ले लें, इसके अलावा इंडक्टिव रीजनिंग होती है हाइपोथेसिस के अंदर ही, और डिडक्टिव रीजनिंग। फिर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद हमारी थ्योरी आ जाती है, और थ्योरी के बाद लास्ट पे क्या होता है, हमारा लॉ बन जाता है।
तो अगर इसको हम थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब करते जाएं तो हमें पता है कि हम सबसे पहले कोई भी चीज़ ऑब्जर्व करते हैं। जब कोई भी चीज़ ऑब्जर्व कर लेते हैं, हमने कोई चीज़ मुशाहिदा किया, जैसे बच्चे खेल रहे हैं, तो हमें कैसे, हमने एक हाइपोथेसिस दे दिया कि बच्चे खेल रहे हैं। उससे पहले हमने क्या किया था, उसकी ऑब्जर्वेशन की थी। हम कहीं गए, हमने देखा कि सामने बच्चे गार्डन में खड़े हैं, वो कुछ खेल रहे हैं, हमारे अपने माइंड में हमने सोचा, हमने उसकी हाइपोथेसिस बनाई कि बच्चे खेल रहे हैं। अब हाइपोथेसिस दो तरह की हो सकती है, इंडक्टिव रीजनिंग भी और डिडक्टिव रीजनिंग भी। आपकी बुक में एग्जांपल्स दी हुई हैं इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग, स्पैरोज और बर्ड्स की। तो इंडक्टिव रीजनिंग किसे कहते हैं? इंडक्टिव रीजनिंग आपको पता है कि इंडक्टिव रीजनिंग उसे कहते हैं जो कि स्पेसिफिक टू जनरल होती है, इंडक्टिव रीजनिंग। और डिडक्टिव रीजनिंग जनरल टू स्पेसिफिक होती है, ठीक है। इंडक्टिव स्पेसिफिक टू जनरल एंड डिडक्टिव जनरल टू स्पेसिफिक। और साइंसदान भी डिडक्टिव रीजनिंग यूज करते हैं। अब स्पैरोज वगैरह की आपकी एग्जांपल्स दी हुई हैं, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, तो वो इस तरह से इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग है। एक्सपेरिमेंट है नेक्स्ट हमारा इसका बायोलॉजिकल मेथड का पॉइंट। एक्सपेरिमेंट लोग करते हैं टू टेस्ट देयर हाइपोथेसिस। अगर उनके एक्सपेरिमेंट सही हो जाता है तो वो उनके हाइपोथेसिस, उनकी थ्योरी बन जाती है। और जब थ्योरी को बार बार वो अनफाल्सिफाइड थ्योरी बन जाती है, मतलब बार बार उसको टेस्ट करें और बात एक ही आ रही हो, एंड इनरिफ्यूटेबल थ्योरी, तो वो थ्योरी अब हम थ्योरी उसे नहीं कहेंगे, हम उसको अब क्या कहेंगे कि वो क्या बन गया है, अब वो एक लॉ बन गया है। जैसे कि हमारी बायो के अंदर बहुत फेमस लॉज हैं, वन ऑफ देम जैसे कि मेंडलियंस लॉज हैं, इसके अलावा हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम लॉ है। तो वो लॉज कैसे बने हैं, वो ये अनफाल्सिफाइड थ्योरीज के बाद जो है वो एक यूनिफॉर्म स्टेटमेंट बन जाती है जिसको कोई भी झुकला नहीं सकता, वो लॉ कहलाता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हमारी थी कि ये देखें मैंने कुछ इनके वो भी बताए हुए हैं। तो ये देखें ऑब्जर्वेशन क्वालिटेटिव भी हो सकती है, क्वांटिटेटिव भी हो सकती है। 5 सेंटेंस में ये की जाती है। हाइपोथेसिस जो है वो उसको डिफाइन किया हुआ है। एजुकेशनल गेस जो है उसको हाइपोथेसिस कहते हैं। डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग। एक्सपेरिमेंट जो है वो प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस होती है हाइपोथेसिस की। इसके अलावा थ्योरी है, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट हाइपोथेसिस रिमेन्स सेम एंड कांट बी फाल्सिफाइड, तो फिर वो लॉ बन जाता है जो यूनिफॉर्म स्टेटमेंट में पहले बताई गई बातें। तो नेक्स्ट बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड जो है वो हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। तो उससे पहले हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स की बात कर लेते हैं। वो प्लांट्स जिनके अंदर फॉरेन डीएनए इनकॉर्पोरेट किया जाता है सेल्स के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं। मतलब उनका एक अपना तो डीएनए है, लेकिन उनका क्या है कि उनको बाहर से फॉरेन डीएनए भी उनके अंदर इंसर्ट किया जाता है ताकि जिसके हमें डिजायर्ड करैक्टर्स हमें चाहिए उसका हम डाल लेते हैं, तो वो ट्रांसजेनिक डीएनए कहलाता है। ट्रांसजेनिक प्लांट्स एक ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहलाता है। क्लोनिंग पता है हमें, प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स बाय एसेक्सुअल मेथड्स, तो उसको हम क्लोनिंग का नाम देते हैं। अब ये क्लोनिंग क्यों करते हैं लोग? क्लोनिंग यूजेनिक एम्स को हासिल करने के लिए। अब यूजेनिक एम्स क्या है? यूजेनिक एम्स हमें पता है कि वो एम्स जो कि डिजायर्ड एम्स होते हैं, जो हम चाहते हैं कि हमें दूसरे में मिलें, तो उस तरह के एम्स को हासिल करने के लिए वहीं से उस चीज़ की हम क्या कर लेते हैं, कॉपी बना के उस नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म उसी तरह का हासिल कर लेते हैं, तो उसको हम क्लोनिंग का नाम देते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल बाय सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोलॉजिकल कंट्रोल भी बहुत डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आ भी जाती है एग्जाम्स में। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल कौन सा होगा? जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स का हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स से ही उसको कंट्रोल करते हैं, किसी भी चीज़ से जो ऐसी लिविंग हो। हमारे वॉलनट ट्रीज के ऊपर अगर इसका वेस्ट का अटैक हो जाता है किसी चीज़ का, तो उसको निकलने के लिए हम ऊपर किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या कर लेते हैं, छोड़ देते हैं ताकि उनको खा जाएं। तो इस तरह के कंट्रोल को बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं। जैसे कि अब फॉर एग्जांपल वीट है, गंदम है, गंदम के ऊपर पेस्ट अटैक करते हैं जैसे कि एफर्ट्स हैं, तो एफर्ट्स को खाने के लिए किसको हम छोड़ देंगे? उसको खाने के लेडी बर्ड बीटल्स आ जाएंगी, या आ जाएंगी दूसरी गैस वगैरह आ जाएंगे। तो ये चीज़ें क्या है खाने के लिए, वो उस चीज़ वो क्यों आ रहा है? वो उसको खाने के लिए आ रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? उस बायोलॉजिकल कंट्रोल कहेंगे उसको, ठीक है। नेक्स्ट इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट है, कंट्रोल ऑफ पर्टिकुलर डिजीज बाय यूज ऑफ ऑल एप्रोप्रिएट मेथड्स। सही बात है, तमाम मेथड्स पॉसिबल मेथड्स को यूज करके डिजीज का कंट्रोल करना, बीमारियों का कम करना, कि उसकी टेक्निक्स को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट का नाम देते हैं। हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक की डेफिनेशन क्या है? टेक्निक यूज टू टेस्ट वेदर द सर्टेन न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर प्लांट और नॉट।
तो मतलब क्या हुआ कि प्लांट्स को हम ऐसे करते हैं कि वाटर, इरेटेड वाटर, जो वाटर है जिसका कांटेक्ट एयर के साथ भी हो, हम उसको उसके अंदर जो है वो हम प्लांट को ग्रो करते हैं, उसके अंदर हम न्यूट्रिएंट्स डालते हैं और वो न्यूट्रिएंट डाल के हम चेक करते हैं कि उसके बाद न्यूट्रिएंट डालने के बाद प्लांट की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही। तो इस तरह की टेक्निक हाइड्रो आपको खुद ही बता रहा है, पानी के अंदर उस प्लांट को ग्रो करके उसके अंदर हम लोग अपनी वो डाल देते हैं, न्यूट्रिएंट्स डाल देते हैं टू टेस्ट वेदर द न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ और नॉट। तो उसको हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक का नाम देते हैं। पास्चराइजेशन क्या है, डेवलप किया सबसे पहले लुईस पास्चर ने, और ये यूज किया जाता है तमाम प्रोडक्ट्स जो कि फूड से और फूड प्रोडक्ट्स से रिलेटेड होती हैं। तो उसकी टेक्निक को क्या नाम दिया है, पास्चराइजेशन का नाम दिया है। ठीक है, प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क है ना, तो उससे रिलेट होती है ये सारी की सारी चीजें। ठीक है, तो पास्चराइजेशन भी हो गई। नेक्स्ट हम कुछ डिजीज कंट्रोल बात कर लेते हैं कि डिजीज को कंट्रोल किस तरह किया जाता है। कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स होती हैं, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, इसके अलावा ड्रग ट्रीटमेंट, जीन थेरापी। देखें ये सारी जो चीज़ें हैं ये बियोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड आपको क्या बता रहा है कि बियोलॉजी की ही वजह से, उसके अंदर एडवांसमेंट्स या बियोलॉजी की नॉलेज की वजह से ही हम डिजीज़ को ओवरकम करने में, कंट्रोल करने में किसी हद तक सक्सेसफुल हुए हैं, क्योंकि हमें प्रिवेंटिव मेजर्स का पता चल गया है। वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन भी एक बायो की ही एक अचीवमेंट है, ड्रग ट्रीटमेंट, जीन थेरापी। तो ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करते जाते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, एडवांसमेंट्स इन बियोलॉजी हैज़ प्रोवाइडेड नॉलेज अबाउट डिजीज कंट्रोल। पता है हमें, हम पढ़ चुके हैं। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन क्या है, डिफरेंट डिजीजेस थी जो कि बहुत ज़्यादा फाटल समझी जाती थी, मोहलिक समझी जाती थी और उनका जो है वो इलाज भी मुमकिन नहीं था। पोलियो, कफिंग ले लें हम, मीजल्स, मम्प्स ले लें, वो कंट्रोल अब की जा सकती हैं वैक्सीनेशन से। और वैक्सीनेशन को हम शॉट्स का नाम भी देते हैं। ठीक है, तो अब जाहिर बात है वैक्सीन, वैक्सा से निकला है वर्ड काओ, जिसका मतलब था, और वो आपको हिस्ट्री का तो पता ही है कि एडवर्ड जिनर ने वो एक बॉय को किया था सक्सेसफुल। तो उस तरह से वैक्सीनेशन का प्रोसेस अमल में आया था, उस तरह से बहुत सारी डिजीज पे काबू पाया जा चुका है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो है वो ड्रग ट्रीटमेंट और जीन थेरापी भी एक बायो की एडवांसमेंट्स हैं। तो ड्रग ट्रीटमेंट और जीन थेरापी में क्या होता है कि एंटीबायोटिक्स इसमें हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, रेडियोथेरापी कुछ टेक्निक्स होती हैं या कीमोथेरापी की टेक्निक्स होती हैं। तो उस तरह से हम बिल्कुल ही डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स पता है हमें कि जो बैक्टीरिया को किल करती हैं, तो एंटीबायोटिक्स जो है वो किससे रिलेट कर रही होती हैं, बैक्टीरिया से रिलेट कर रही होती है। देखिए आप बैक्टीरिया, मैंने एक डायग्राम में भी बैक्टीरिया का स्केच दिखाया है। तो इस तरह की एंटीबायोटिक्स से हम बैक्टीरिया जो डिजीज हमारी बैक्टीरिया से होती हैं उनको हम कम कर सकते हैं एंटीबायोटिक्स लेकर। ठीक है, रेडियोथेरापी जो है और कीमोथेरापी वो भी यूज़ की जाती है। पता है आपको, रेडियोथेरापी हमें मोस्टली हम कैंसर पेशेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। रेडियोथेरापी जो पेशेंट कैंसर वाले होते हैं तो वो उनको रेडियोथेरापी किया जाता है। जो कैंसरस पार्ट होता है वो शॉर्ट वेव्स के ज़रिए उनको एक्सपोज किया जाता है उस चीज़ को। ठीक है, और उसके बाद रिपीट किया जाता है वो इसमें रेगुलर इंटरवल पे ना, उसी चीज़ को बार बार एक्सपोज किया जाता है वेव्स में, तो वो चीज़ उनकी जला दी जाती है, तो उसको रेडियोथेरापी का नाम देते हैं। कीमो आपको पता है केमिकल्स के ज़रिए उसको ख़त्म करना, तो वो कीमोथेरापी हो जाएगी। ठीक है, तो अब जीन थेरापी क्या थी, जीन थेरापी भी ऐसे ही कमल होता है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, रिपेयर करने के लिए डिफेक्टिव जीन्स को हम जीन थेरापी का अमल करते हैं। ये क्या होता है, अब नॉर्मल जीन को आइसोलेट करते हैं और इंसर्ट करते हैं होस्ट में थ्रू द बोन मैरो सेल्स। बोन मैरो सेल्स के जरिए उसके अंदर जो है वो हम इंसर्ट कर लेते हैं, तो फिर उस तरह उसको जीन थेरापी का नाम दिया जाता है। तो इस तरह से ये जीन थेरापी भी बायो का एक इनकलाब है। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, ये भी बायो का है एक इनकलाब। बायोलॉजी सर्विंग मैनकाइंड, ये बहुत सारे तरीकों से बायोलॉजिकल कंट्रोल हम पहले पढ़ चुके हैं। बायोरेमिडिएशन मतलब बायो के तरीके से ही हम क्या कर सकते हैं, लाइफ के जरिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जरिए हम रेमेडी करते हैं, इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं चीज़ों को। जैसे कि हम इसके फंजाई या एल्गी से हम क्या कर सकते हैं, फंजाई या एल्गी से हम अपने डीजल वगैरह भी दोबारा बना सकते हैं, तो पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो ये सारे बायो का इनकलाब है। क्लोनिंग हम पहले पता है, और इंडेंजर्ड स्पीशीज उसको भी हम किसी हद तक जूस वगैरह बना के बचा सकते हैं। अवेयरनेस आ गई है ना, तो ये बायो का इनकलाब है।
डिफरेंस बिटवीन, अब लास्ट पॉइंट है कि हमारा डिफरेंस पढ़ते चलते हैं कि थ्रेटन्ड, एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट स्पीशीज में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले थ्रेटन्ड स्पीशीज का पढ़ लेते हैं। ये कंफ्यूज नहीं होना, इसको ध्यान से सुनना है कि थ्रेटन्ड स्पीशीज वो होती हैं जो कि लाइकली टू बिकम इंडेंजर्ड इन फ्यूचर। वो स्पीशीज जो कि अभी इंडेंजर्ड नहीं हुई, जो कि उनको स्पीशीज को क्या है कि वो इंडेंजर्ड हो जाएंगी फ्यूचर में, थ्रेट है उनको कि वो कम हो जाएंगी, तो उस स्पीशीज को हम थ्रेटेंड स्पीशीज कहेंगे। अब इंडेंजर्ड क्या होती हैं? इंडेंजर्ड वो होती हैं जो कि इन डेंजर होती हैं टू बिकम एक्सटिंक्ट इन फ्यूचर, के वो बिल्कुल ही इनको रिस्क होता है कि वो फ्यूचर के अंदर बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। तो उस तरह के स्पीशीज इंडेंजर्ड स्पीशीज कहलाती हैं। और एक्सटिंक्ट स्पीशीज कौन सी होती हैं? जो कि अब एग्जिस्ट बिल्कुल नहीं करती, दैट आर नो लॉन्गर एग्जिस्ट टुडे। ओके, मतलब क्या हुआ कि अब आज वो कम्प्लीटली एलिमिनेट हो चुकी हैं, हिस्ट्री से मुकम्मल उनका खात्मा हो चुका है। तो कभी हम पढ़ते हैं कि कभी होते थे, जैसे कि अब हम बात करें डायनासोर्स की, तो हम पढ़ते हैं कि किसी ज़माने डायनासोर्स होते थे, तो अब वो एक्सटिंक्ट कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इंडेंजर्ड देखें, इंडेंजर्ड जैसे कि पाकिस्तान के अंदर अब ब्लू व्हेल देखें, वो इंडेंजर्ड में जा रही है। थ्रेटेंड स्पीशीज जो कि अब हम उनको थ्रेट है कि वो इंडेंजर्ड नेक्स्ट हो जाएगी, तो वो ये चीज़ें आपको मिक्स नहीं होनी चाहिए, इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। तो हमें ज़रूरत है कि हम इन चीज़ों की, इन ऑर्गेनिजम्स का ख्याल भी करें, जूज वगैरह इनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो दें, ज़्यादा हम एडवर्टाइजमेंट इस तरह की करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हम इन ऑर्गेनिजम्स को ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइवल की तरफ लेकर जाएं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स थे सारे। अब कुछ जो हैं ये कुछ इंडेंजर्ड या थ्रेटेंड स्पीशीज दिखाई हैं मैंने। स्नो लियोपार्ड देखें, इसके जो हैं वो 3500 एंड 7000 के करीब ये जो है वो रह गए हैं, ये बिल्कुल इंडेंजर्ड या थ्रेटेंड हुई हुई हैं। 19 रिकोगनाइज्ड पोलर बियर्स देखें ये सेकंड पे, और थर्ड पे जो है वो जेंट पांडास हैं वर्ल्ड के अंदर, वो 1590 अराउंड रह गए हैं वर्ल्ड के अंदर देखें। तो ये बिल्कुल ही इंडेंजर्ड या ये इनको थ्रेट है कि वो बिल्कुल ही कम हो जाएंगे या बिल्कुल जो है वो फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो ये तीन वो चीज़ें। अब रिसेंटली एक्सटिंक्ट जो एनिमल्स हुए हैं, अब वो जावन टाइगर है एक, वो 2003 में एक्सटिंक्ट हो चुका है। ये सेकंड पे देखें वेस्टर्न ब्लैक रिनोसिरो है, अब वो रिनोसिरो जो है वो एक्सटिंक्ट डिक्लेयर हुआ 2013 में। तो ये जनरल नॉलेज की बातें भी हैं, आपको पता होना चाहिए। और ये साउथर्न गैस्ट्रिक ब्रूडिंग फ्रॉग है जो कि एक्सटिंक्ट हुई है 2002 में। तो ये एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म है, अब वो ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, सिर्फ इनकी तस्वीरें मिलती हैं। तो ये चीज़ें थी कुछ थ्रेटेंड और एक्सटिंक्ट के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आई होगी। तो अगर ये आपको अच्छा लगा लेक्चर तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।